नमस्कार दोस्तों आज की जो क्लास है इसमें हम एसबीआई का एक मॉक जो है वो आपके लिए लेकर आए हैं क्योंकि एसबीआई क्लर्क का जो पेपर है वो अपकमिंग है और काफी सारे स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि आप जो इंग्लिश का सेक्शन है वो एसबीआई का कराएं। तो हम लोग आज करते हैं ये सेक्शन और देखते हैं कि जो इंग्लिश का सेक्शन है वो कैसे हम लोग अप्रोच कर सकते हैं कि हम एक अच्छे स्कोर कार्ड जो है वो एसबीआई क्लर्क में बना सके। देखिए इसमें कुछ क्वेश्चंस जो है वो एरर स्पॉटिंग से रिलेटेड जो है वो पूछे जाते हैं जो बेसिकली हमारी ग्रामर बेस्ड होते हैं या वोकैबुलरी बेस्ड होते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन जो स्क्रीन पर आपको शो हो रहा है। क्या कह रहा है ये? ईच ऑफ द स्टूडेंट्स इन द क्लास वर ईगर टू पार्टिसिपेट इन द कंपटीशन। अब अगर इस सेंटेंस में हम लोग देखें तो ईच जो है वो इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है और हम लोग जब बात करते हैं ईच ऑफ की तो ईच के साथ जब भी हम ऑफ लिखते हैं तो जो नाउन हमारा आता है वो नाउन बेसिकली प्लूरल नाउन आता है। तो यहाँ पर ईच ऑफ द स्टूडेंट्स में स्टूडेंट्स बिल्कुल सही लिखा है। इन द क्लास नाउ क्योंकि सेंटेंस का सब्जेक्ट ईच है और ईच एक सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आगे चल के हम लोग यहाँ पर वर नहीं क्या लिखेंगे वॉज, क्योंकि वर्ब को भी जो है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम सिंगुलर ही यूज करते हैं। तो एरर स्पॉटिंग कौन से पार्ट में हुई फ्रेंड्स? सी पार्ट में। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक और एरर स्पॉटिंग है द नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स। नाउ द नंबर ऑफ को ये खुद देखिए बेसिकली एक सब्जेक्ट है और ये कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर सब्जेक्ट है और इसे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि इसके बाद नाउन प्रोनाउन आप कैसा यूज कर रहे हैं, लेकिन जो वर्ब है वो बेसिकली सिंगुलर आनी चाहिए। तो द नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स फॉर द जॉब आर इंक्रीजिंग नहीं होगा, क्या होगा? इज इंक्रीजिंग एवरी ईयर। तो माई एरर इज अगेन इन पार्ट नंबर सी। तो द नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स फॉर द जॉब इज इंक्रीजिंग एवरी ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ स्विच ऑन करते हैं। ये भी बेसिकली मेरा एरर स्पॉटिंग पे बेस्ड ही है। तो neither of the two candidates have submitted their application forms before the deadline. Now इस सेंटेंस में भी neither of जो यूज होता है वो दो के लिए यूज होता है। तो यहाँ टू बिल्कुल सही लिखा है और टू के बाद जो नाउन आता है वो भी प्लूरल आता है। तो बेसिकली ये नाउन जो है कैंडिडेट्स ये भी सही लिखा है, लेकिन क्योंकि मेरे सेंटेंस का सब्जेक्ट नाइदर है और नाइदर एक सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इस हिसाब से यहाँ पर वर्ब जो है ये भी सिंगुलर आएगी। तो यहाँ हैव का यूज नहीं करके हम किसका यूज करेंगे? हैज सबमिटेड। तो जो मेरी एरर है वो कौन से पार्ट में हुई? एरर इज इन पार्ट नंबर बी कि नाइदर ऑफ द टू कैंडिडेट्स हैव नहीं होगा, हैज सबमिटेड देयर एप्लीकेशन फॉर्म्स बिफोर द डेडलाइन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ही मुझसे बोल रहा है अमंग द वेरियस चैलेंजेस। पहली बात तो वेरियस के बाद जो नाउन आता है वो प्लूरल आता है। तो वेरियस के बाद देखिए आप चैलेंजेस बिल्कुल प्लूरल लिखा है, सही लिखा है। तो अमंग द वेरियस चैलेंजेस फेस्ड बाय द टीम, ये एक सेंटेंस है। अमंग का यूज प्लूरल के लिए होता है, बिल्कुल वेरियस चैलेंजेस के लिए सही लिखा है। फेस्ड जो है वो V2 है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, पास्ट टेंस की बात कर रहा है, ये भी सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं द लैक ऑफ रिसोर्सेज। नाउ कॉमा के बाद ही मेरे लिए एक नया सब्जेक्ट है द लैक ऑफ रिसोर्सेज, जिसमें भी जो द लैक है ये सब्जेक्ट है और इसका ऑब्जेक्टिव केस का काम कर रहा है रिसोर्सेज। क्योंकि द लैक एक सिंगुलर सब्जेक्ट है तो यहाँ पर हम वर का नहीं वॉज का जो है वो यूज करेंगे। तो अमंग द वेरियस चैलेंजेस फेस्ड बाय द टीम द लैक ऑफ रिसोर्सेज वॉज द मोस्ट सिग्निफिकेंट। तो एरर कौन से पार्ट में हुई? डी पार्ट में। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो क्वेश्चंस हमने देखे थे ये बेसिकली एरर स्पॉटिंग पर बेस्ड थे। आगे जो क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं ये मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है जो एसबीआई पूछता है। नाउ बेसिकली ये मैच द फॉलोइंग हो सकता है कि आपके दो इस तरीके से कॉलम में आ जाए और हो सकता है कि इस तरीके से एक के नीचे एक अरेंज आ जाए। यानी कॉलम वन की जो सेंटेंसेस है वो आपको चेक करने की कॉलम टू के कौन से सेंटेंस के साथ फिट बैठ रहा है। ना यहाँ पर ये भी जरूरी नहीं है कि हर कॉलम वन का जो पार्ट है वो कॉलम टू से फिट बैठे ही बैठे, ये भी कंपलसरी नहीं है। नाउ इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कैसे करते हैं? क्वेश्चंस को हम अटेम्प्ट करते हैं बाय ऑप्शन। नाउ बाय ऑप्शन भी कैसे अटेम्प्ट करना है? तो आप यहाँ पर वो पार्ट देखिए जो मोस्टली ज्यादातर यूज है। तो देखो ये ए की जो पेयरिंग है ना ये दो ऑप्शंस में कर रहा है, तो हम बेसिकली पहले ए की ही पेयरिंग चेक करेंगे। नाउ इन पेयरिंग को करते समय बहुत सारी बातें हैं जिनको आपको ध्यान रखनी है, जिनमें कंजंक्शन और ग्रामर का जो रोल है वो ज्यादा है। जैसे अगर मैंने ए पढ़ा तो ये बोल रहा है अर्जेंट एक्शन इज नीडेड टू कर्ब ग्रीन हाउस गैस एमिशंस एंड। अब देखो एंड के पहले इसने जो अरेंज किया है उसी अकॉर्डिंग आपको एंड के बाद में भी अरेंज करना है। नाउ ए के साथ ये ई बोल रहा है, ए के साथ ई देखें एड्रेस,
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, जबकि देखिए एंड के पहले भी इसने मुझे टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी है, यानी बेसिकली हो सकता है ना कि इसने टू को जो है वो कॉमन निकाल लिया हो। तो अगर एंड के पहले V1 है तो एंड के बाद में भी V1 आएगा, तो ए के साथ ई सही बैठ रहा है। ए के साथ डी चेक करें। अर्जेंट एक्शन इज नीडेड टू कर्व ग्रीन हाउस गैस एमिशंस एंड के बाद यहां पर लिखा है फॉस्टरिंग, जो कि वी मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आपने आईएनजी लगा रखा है, तो ये तो होगा नहीं, क्योंकि एंड के पहले और एंड के बाद सेम स्ट्रक्चर होता है। तो ए के साथ ई अब अपन एक बार पूरा पढ़ के देख लेते हैं कि अर्जेंट एक्शन इज नीडेड टू कर्व ग्रीन हाउस गैस एमिशंस and address the impacts of climate change on ecosystems and societies। तो ए के साथ ई जो है वो बेसिकली बिल्कुल सही है। हम आप बाकी के ऑप्शन भी एक बार चाहें तो चेक कर सकते हैं, नहीं तो हम अगर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते तो हम आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। वैसे भी देखिए सी के साथ डी मैच होगा नहीं, क्योंकि बैलेंसिंग और फॉस्टरिंग साथ साथ आएगा नहीं, तो ये ऑप्शन भी कट गया। फिर बी के साथ एफ की बात करें तो बी के साथ यहां पर लिखा है टास्क ऑन क्वालिटी लर्निंग। नाउ इस सेंटेंस में आप एआई ट्रांसफॉर्म की बात कर रहे हैं, यहां पर आप अपॉर्चुनिटीज एंड फॉस्टरिंग एडेप्टिबिलिटी की बात कर रहे हैं, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो माय राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे एक और क्वेश्चन करते हैं इसी पे बेस्ड। नाउ अगेन मैं बाय ऑप्शन चेक करूं इसे, तो मुझे ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो पेयरिंग में ज्यादा दिख रहा है, तो बी मुझे ज्यादा दिख रहा है। तो एक बार अपन पहले बी को चेक कर लेते हैं। बायोटेक्नोलॉजी ब्रेक थ्रूज इन जेनेटिक इंजीनियरिंग पर्सनलाइज्ड मशीन। देखिए आप यहाँ पर आप है ना इन मतलब आप नाउन का बेसिकली यूज करते जा रहे हैं और कॉमा लगाते जा रहे हैं, तो आप इसका भी थोड़ा ध्यान रखिए कि आप आगे किस चीज की हेल्प ले रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्या बोल रहा है कि मेरे को बी के साथ पहले एफ चेक करना है। तो ये बोल रहा है कि बायोटेक्नोलॉजी ब्रेक थ्रूज इन जेनेटिक इंजीनियरिंग पर्सनलाइज्ड मशीन क्लाइमेट चेंज एंड अचीविंग अ सस्टेनेबल ग्रीनर फ्यूचर। यहाँ बात आप बायोटेक्नोलॉजी की कर रहे हैं और यहाँ पर बात आप क्लाइमेट चेंज की कर रहे हैं, आपका तो बिल्कुल टॉपिक ही चेंज हो गया कि नहीं हो गया। तो बी के साथ एफ तो बिल्कुल भी मैच नहीं करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं बी के साथ डी की बात करते हैं। तो डी में बोल रहा है ये कि बायोटेक्नोलॉजी ब्रेक थ्रूज इन जेनेटिक इंजीनियरिंग पर्सनलाइज मशीन एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर ऑफन। देखिए आप यहां पर आपने एक, फिर ये दूसरा और इस तीसरे को आपने किससे कंबाइन कर दिया, एंड से कंबाइन कर दिया। एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर ऑफर ट्रांसफॉर्मेटिव सॉल्यूशंस टू ग्लोबल चैलेंजेस। तो बी के साथ जो डी है वो ऑप्शन बिल्कुल सही बैठ रहा है। नाउ ए के साथ डी भी चेक कर लेते हैं। इन एन इंक्रीजिंग इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड, अब रोबस्ट के बाद आप एंड कैसे बोलेंगे, नहीं बोल सकते, तो ए के साथ डी भी कट हो गया। और सी के साथ एफ भी चेक कर लेते हैं। नाउ सी बोल रहा है प्रमोटिंग डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन इन वर्क प्लेस इज क्रूशियल फॉर फॉस्टरिंग क्लाइमेट चेंज। नाउ यहां पर आपने अगेन फॉस्टरिंग वर्ड बोला है और यहां पर आप बोल रहे हैं क्लाइमेट चेंज। दो कैसे यूज कर सकते हैं साथ साथ, नाउन के बाद आप क्लाइमेट कैसे बोल सकते हैं, एडजेक्टिव का यूज नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये ऑप्शन भी मेरा क्या हो गया, गलत। तो माई बेटर ऑप्शन इज एंड माई राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। समझ में आप कैसे करना है, आपको बाय ऑप्शन इन्हें लेके चलना है और मैक्सिमम जिस ऑप्शन के बारे में बात हो आप सबसे पहले उसी को चेक करें। नाउ बेस इसी पे बेस्ड एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपको दो ऑप्शन दिख रहे हैं ए के साथ, तो मैं सबसे पहले ए ही पढ़ती हूँ। फैशन इंडस्ट्रीज इंक्रीजिंग फोकस रिलक्टिंग। अब ए के साथ सबसे पहले डी पढ़ते हैं ना। तो ये बोल रहा है फैशन इंडस्ट्री इंक्रीजिंग फोकस रिलक्टिंग इन्फेक्शियस डिजीजेस अंडरस्कोर द इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल कोलैबोरेशन। ना यहाँ पर आप बात कर रहे हैं फैशन इंडस्ट्री की और यहाँ पर आप बात करें इन्फेक्शियस डिजीज की, ये तो बिल्कुल सही नहीं बैठ रहा, टॉपिक ही बिल्कुल चेंज हो गया कि नहीं हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, ए के साथ ई को चेक करते हैं। फैशन इंडस्ट्रीज इंक्रीजिंग फोकस रिलक्टिंग स्पीड्स एंड कनेक्टिविटी पेविंग द वे ऑफ। अब आप यहाँ अगेन फैशन इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, यहाँ पर आप स्पीड एंड कनेक्टिविटी की बात कर रहे हैं। ये ऑप्शन भी क्या हो गया, बिल्कुल गलत हो गया, है ना। यानी कि मेरे ए के साथ तो दोनों ही ऑप्शन सही नहीं बैठे। अब मुझे दो ऑप्शन सी से भी नजर आ रहे हैं, तो एक बार सी की पेयरिंग कर ले अपन। द एवोल्यूशन ऑफ ई कॉमर्स, यानी कि ई कॉमर्स के एवोल्यूशन की बात कर रहा है, कंटिन्यूज टू रीशेप रिटेल एंड। अब देखो सी के साथ ई को ज्वाइन करो। अब यहां पर देखो अभी अभी अपन ने एक ऐसा क्वेश्चन किया है, देखो ये टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ना, तो एंड के बाद में भी सेम स्ट्रक्चर होना चाहिए। यानी कि आप ये चेक करें कि मुझे एंड के बाद में भी क्या दिखनी चाहिए, V1 दिखनी चाहिए। जबकि सी के साथ ई में तो यहाँ पे क्या लिखा है, स्पीड से लिखा है ना, तो यानी कि ये V1 है नहीं, यानी सी के साथ ई भी मैच नहीं होगा। अब आप सी के साथ एफ मैच कर लो। देखो रिटेल शेप एंड इनोवेटिव अप्रोचेस दिख गया आपको V1।
बिल्कुल सही बैठ रहा है। क्योंकि बिल्कुल सही बैठ रहा है तो अपना यही आंसर बिल्कुल सही मैच हो गया, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी पे बेस्ड। क्या बोल रहा है ये, मैं अगेन चेक करूं कौन से दो पेयर हैं। देखो बी के साथ मुझे दो पेयर नजर आ रहे हैं, बी के साथ डी बी और बी के साथ ई बी। तो सबसे पहले अपन बी को ही चेक कर लेते हैं, दोनों के साथ पेयर बनाने की कोशिश करते हैं। द डायनेमिक्स ऑफ द टीम changed significantly when the new manager introduced innovative collaboration strategies। यानी कि जब वो जो न्यू मैनेजर है वो, देखो यहां पर आप बात कर रहे हो न्यू मैनेजर की, और यहां पर आप बात कर रहे हो द डायनेमिक्स ऑफ द टीम की। ठीक है, एक बार के लिए इसको होल्ड पर रखते हैं। वैसे ये सही है नहीं, क्योंकि डायनेमिक्स की बात कर रहे हैं टीम की, और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं न्यू मैनेजर की। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, सही लग तो रहा है ना कि भाई जो टीम का डायनेमिक्स है उसने चेंज कर दिया सिग्निफिकेंटली जब नया मैनेजर इंट्रोड्यूस्ड हुआ। तो ए के साथ डी सही बैठ रहा है। बी के साथ डी देखते हैं। एडवांसेस इन जीनोमिक मेडिसिन कंट्रीब्यूट द न्यू मैनेजर। कंट्रीब्यूट के बाद न्यू मैनेजर अजीब लग रहा है, और यहां पर आप बात करें जीनोमिक मेडिसिन की, तो बी के साथ डी तो बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा। बी के साथ ई मैच करते हैं। एडवांसेस इन जीनोमिक मेडिसिन कंट्रीब्यूट प्लान्स। अब अगेन आपने कंट्रीब्यूट वर्ड बोला और यहाँ पे फिर आपने प्लान्स बोल दिया, ये भी बिल्कुल सही नहीं बैठ रहा, इसे भी कट करें। फिर आप मैच करें ए के साथ डी, तो अपन पहले ही देख चुके हैं जो लगभग मैच हो रहा है। सी के साथ ई भी देख लेते हैं। द परवेसिव इन्फ्लुएंस ऑफ सोशल मीडिया कंटिन्यूज टू प्लान। अब टू के बाद तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, प्लान्स कैसे हो सकता है, ये ऑप्शन भी बिल्कुल कट हो गया। तो यानी कि ए के साथ जो डी है वो बिल्कुल सही है। यहां पर ये बात कर रहा है कि टीम के जो डायनेमिक्स है वो चेंज हो रहे हैं। कब से चेंज होना स्टार्ट हुए, जब से जो नया मैनेजर है उसने इंट्रोड्यूस किया है क्या, नई स्ट्रैटेजीज। ठीक है, तो यानी कि माय ऑप्शन इज सेकेंड ऑप्शन। बढ़े आगे। नेक्स्ट ही मुझसे बात कर रहा है, ये रीअरेंजमेंट मुझे करना है। तो आप एक बार वीडियो को स्टॉप करके और इस रीअरेंजमेंट को करने की कोशिश करें, फिर एक बार अपन इसके बारे में बात करते हैं। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं एक बार ये रीअरेंजमेंट क्या है। ये कह रहा है कि हम रीअरेंजमेंट में सबसे पहले अपना फर्स्ट स्टेटमेंट ढूंढते हैं, और ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट होता है ये बेसिकली या तो मेरा कोई इंट्रोडक्शन स्टेटमेंट होता है जो या तो इट से या देयर से स्टार्ट होता है, या फिर एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जिसमें कोई प्रोनाउन ना हो और एक नाउन की बात वो मुझसे करे, यानी एक सब्जेक्ट की मुझसे बात करे। नाउ एन इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ स्लीप कैन लीड टू सीरियस रेपरकशंस। नाउ ये जो सेंटेंस है वो बेसिकली मुझे एक रिजल्ट शो कर रहा है। ठीक है, इसमें कोई नाउन मतलब प्रोनाउन नहीं है, बट स्टिल एन इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ स्लीप जो है ये एक रिजल्ट है कि वो किसको, सीरियस रेपरकशंस को रिजल्ट करती है। तो इससे पहले जरूर कोई स्लीप की बात हुई होगी, तभी जाकर के हमने स्लीप का रिजल्ट जो है वो अनाउंस किया है। ऑल्सो से तो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट होता ही नहीं है। ऑल्सो का मतलब ये भी होता है कि आपने इससे पहले जरूर इस टॉपिक पे बात की है, उसके बाद आपने इसका एक और एग्जाम्पल जो है वो सेट किया है। ऑल्सो इट लूजेस द एबिलिटीज टू कॉन्सेंट्रेट, यानी कि वो कंसंट्रेशन की जो एबिलिटी है वो भी लूज कर देती है, यानी कि ये मुझसे नेगेटिव बात कर रहा है। ठीक है, और क्योंकि मुझसे नेगेटिव बात कर रहा है तो इससे पहले मैंने एक नेगेटिव एग्जाम्पल और दिया होगा। देखो ये सेंटेंस भी है ना मुझसे एक नेगेटिव बात ही कर रहा था, बोल रहा है ना कैन लीड टू सीरियस रेपरकशन। जो बी सेंटेंस है ये भी मुझसे एक नेगेटिव बात ही कर रहा है ना, एक नेगेटिव एग्जाम्पल ही दे रहा है। फिर ये मुझसे कह रहा है स्लीप इज एन असेंशियल फंक्शन दैट अलाउज योर बॉडी एंड माइंड टू रिचार्ज एंड लीव्स यू रिफ्रेश। नो ये सेंटेंस एक तो मुझसे पॉजिटिव बात कर रहा है, दूसरा ही मेरे से एक इंट्रो दे रहा है। देखो स्लीप इज एन असेंशियल फंक्शन, हुआ ना अपना सेंटेंस स्टार्ट स्लीप से, यानी कि मुझे बेसिकली पता चला कि ये जो रीअरेंजमेंट है ये मुझे किस टॉपिक के बारे में बात कर रहा है, स्लीप के बारे में बात कर रहा है। तो स्लीप इज एन एसेंशियल फंक्शन दैट अलाउज योर बॉडी एंड माइंड टू रिचार्ज एंड लीव्स यू फ्रेश। ठीक है, फॉर इंस्टेंस देखिए यहां से ये एग्जाम्पल स्टार्ट है, यानी कि मुझे डेफिनेटली समझ में आ गया। एक पेयर में रेडी कर लेती हूँ कि डी के बाद जो है ना वो तो मेरा क्या बनेगा, डी के बाद तो कंफर्म बी बनेगा, क्योंकि एक एग्जाम्पल मैंने डी में पढ़ाया है, बताया है कि फॉर इंस्टेंस विदाउट इनफ स्लीप द ब्रेन कैन नॉट फंक्शन प्रॉपरली। और एक एग्जाम्पल डी के तुरंत बाद मैंने बी में बता दिया कि ऑल्सो इट लूजेस द एबिलिटी टू कॉन्सेंट्रेट। प्लस ये जो सेंटेंस है ना ये अगेन मुझसे एक नेगेटिव बात कर रहा है ना, तो वो नेगेटिव नेगेटिव वाले सारे साथ में ही रखेंगे। लास्ट चलते हैं, हेल्दी स्लीप ऑल्सो हेल्प्स द बॉडी टू रिमेन हेल्दी एंड स्टेव ऑफ डिजीज। ना यहाँ पर ही कह रहा है कि अगर एक हेल्दी स्लीप आप लेते हैं तो आपकी हेल्प करता है आपकी बॉडी को हेल्थी रहने में और डिजीजेस से दूर रखने में। अब नाउ अगेन ये जो सेंटेंस है ये मुझसे पॉजिटिव बात कर रहा है,
तो बेसिकली मेरे 3 सेंटेंस तो नेगेटिव है और 2 सेंटेंस पॉजिटिव है। तो ये सेंटेंस क्योंकि सी से स्टार्ट होगा जो कि एक इंट्रोडक्शन है, तो मैं दोनों पॉजिटिव स्टेटमेंट को पहले आगे रखूंगी। यानी कि सबसे पहले इसका बनेगा सी, सी के बाद क्या बनेगा ई, देन मैं एग्जाम्पल से स्टार्ट करूं, मतलब अब मैं सारे नेगेटिव लूं। तो यहां पर जब आपने ये कहा कि एक हेल्दी स्लीप ये काम करती है, तो फिर अब आप एग्जाम्पल के पहले फैक्ट दो कि जो इनसफिशिएंट अगर आप सोते हो तो आपको सीरियस रेपरकशन हो सकते हैं। यानी ई के बाद क्या आएगा, ए आएगा, और वो रेपरकशंस में क्या क्या होगा वो आपने डी और बी में बात की है, जो पेयर हम ऑलरेडी बना चुके थे। यानी मेरा एग्जैक्ट रीअरेंजमेंट होगा सी ई ए डी बी, और इस पर बेस्ड हम लोग क्वेश्चन कर लेंगे। ये मुझसे सेकंड स्टेटमेंट पूछ रहा है, तो मेरा सेकंड स्टेटमेंट क्या हो गया, सबसे पहले सी था, सी के बाद मेरा क्या आएगा, ई आएगा, तो मेरा सेकंड स्टेटमेंट हो गया ई। नेक्स्ट बात कर रहा है लास्ट स्टेटमेंट क्या होगा, तो मेरा लास्ट स्टेटमेंट होगा बी, जो कि एग्जाम्पल की बात कर रहा था। थर्ड स्टेटमेंट क्या होगा, सबसे पहले पॉजिटिव के बाद सीधा अपन ए पे आए थे, वो मेरा थर्ड स्टेटमेंट हो गया। नेक्स्ट फर्स्ट स्टेटमेंट स्टार्टिंग ही हमने किससे की थी, सी से, जो स्लीप का इंट्रोडक्शन दे रहा था। फोर्थ स्टेटमेंट क्या था, जहां से मैंने एग्जाम्पल की स्टार्टिंग की थी, फॉर इंस्टेंस, यानी कि डी जो है वो मेरा फोर्थ स्टेटमेंट है। तो क्वाइट इजी रीअरेंजमेंट है, आप रीअरेंजमेंट की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करें, 5 मार्क्स ये आपको दे करके जाएगा। और हम लोग वैसे भी एसबीआई के सेट में रीअरेंजमेंट की प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको इससे जो है वो काफी हेल्प मिलेगी। नाउ ये जो है ये मेरा एक कॉम्प्रीहेंशन है। अगेन आप वीडियो को पॉज करके स्टॉप करके इस कॉम्प्रीहेंशन को एक बार थरली रीड कर लें फटाफट से, है ना, ज्यादा इसको समझने की कोशिश नहीं होती। हम बेसिकली रीअरेंजमेंट कॉम्प्रीहेंशन कैसे अटेम्प्ट करते हैं कि एक बार है ना आप 1 to 1.5 मिनट में इस कॉम्प्रीहेंशन से गो थ्रू हो जाएं। गो थ्रू का मतलब है आप बेसिकली बस ये देख लें कि कॉम्प्रीहेंशन किस पर बेस्ड है। एग्जैक्टली नहीं समझना है आपको वर्ड टू वर्ड, बस सिर्फ इसकी झील समझनी है कि मुझसे किसकी बात कर रहा है। चलिए देखें, कह रहा है ये द ऑनसेट ऑफ कोविड-19 हैज ब्रॉट टू अ हॉल्ट एन एस्टोनिशिंग एक्सपेंशन ऑफ रेस्टोरेंट ऑब्जर्व्ड इन द पास्ट डिकेड। यानी कि कोविड-19 के बाद जो है ना वो लेकर आया है क्या, एक्सपेंशन, एस्टोनिशिंग यानी सरप्राइजिंग एक्सपेंशन किसका, रेस्टोरेंट का, जो ऑब्जर्व किया गया है पास्ट डिकेड से। बट बीइंग डिप्राइव्ड ऑफ रेस्टोरेंट्स हैड मेड पीपल रियलाइज हाउ मच दे वैल्यू देम। नाउ क्योंकि रेस्टोरेंट से डिप्राइव हो चुके थे, तो उन्हें पता चला कि हम इसकी कितनी वैल्यू करते थे। ईटिंग आउट फुलफिल्स नीड्स विच सीम फंडामेंटल टू ह्यूमन नेचर। जो खाने की है ना वो फुलफिल करती है इंसानों की क्या, ह्यूमन नेचर को। यानी खाना जो है ना वो कई लोगों का पसंदीदा है, वो उनका फंडामेंटल नीड है, मतलब बेसिक नीड है, बिना खाने के हम रह नहीं सकते हैं। पीपल नीड टू सोशलाइज, हमें सोशलाइज भी करना पड़ता है, टू सील डील्स एंड टू पेयर एट देयर फॉलो फेलो ह्यूमंस। यानी कि आपके जो साथी गण हैं उनके साथ आपको सोशलाइज करना पड़ता है, डील वगैरह भी करनी पड़ती है, तब जाकर के एक रेस्टोरेंट जो है वो फुलफिल होता है। पीपल हैव लॉन्ग फीस्टेड आउटसाइड द होम। हम लोग लगभग जो लोग हैं ना वो बाहर जो है वो ज्यादा खाना पसंद करते हैं। बिफोर द यूज ऑफ कोल बिकेम वाइड स्प्रेड इन इंग्लैंड। 17th सेंचुरी में जब कोल एक्सप्रेड नहीं हुआ था, यानी कि फैला नहीं था इंग्लैंड के अंदर, तो जो प्रिपेयरिंग था खाने का, प्रिपेयरिंग फूड एट होम इन्वॉल्व स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ वुड एंड पीट। तो तब घर में जो खाना बनाना होता था ना वो बहुत ज्यादा क्या मांगता था, लकड़ी और पीट मांगता था घर में जब खाना बनाते थे, क्योंकि उस समय क्या कह रहा है, कोल का इतना ज्यादा वाइड स्प्रेड नहीं था। टुडे, आज की अगर हम बात करें, डाइनिंग आउट इज सीन एज एन इंडल्जेंस, बट इट वॉज द चीपेस्ट वे टू ईट फॉर मोस्ट ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। और ये कह रहा है कि उस टाइम पर जो है ना बाहर जो खाना खाना है, डाइनिंग आउट यानी बाहर खाना खाना सबसे ज्यादा चीप होता था। अगर आप घर में बनाओगे वो ज्यादा महंगा पड़ेगा, पर अगर आप बाहर जाकर के खाओगे तो आपको चीप पड़ेगा। घर में क्यों महंगा पड़ेगा, क्योंकि आपको इतना वुड और पीट डालना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट ये मुझसे बात कर रहा है बाय द 18th सेंचुरी। लेकिन जैसे जैसे 18th सेंचुरी आई, कैपिटलिज्म टुक ऑफ, धीरे धीरे पैसा बढ़ने लगा। पब्लिक स्पेसेस बिकेम साइट्स ऑफ रैशनल डायलॉग विच वर ओपन टू ऑल। ईटिंग आउट जो था वो कम हो गया, बिकेम लेस ऑफ अ कम्युनल एक्टिविटी, फोकस्ड ऑन कैलोरी इनटेक। क्योंकि जो लोग थे वो अब किस पे फोकस करने लग गए कि हम कैलोरी, यानी लोग अपने हेल्थ के प्रति जो है ना वो बहुत ज्यादा क्या हो गए, एक तरीके ध्यान रखने लग गए कि भाई हमें ज्यादा कैलोरी इनटेक नहीं करनी है। तो इस वजह से लोगों ने बाहर खाना खाना बंद कर दिया। एंड मोर ऑफ अ कल्चरल एक्सपीरियंस, और कल्चरल एक्सपीरियंस से भी इनको धीरे धीरे समझ में आ गया कि बाहर खाना इतना नहीं खाना। एंड अ प्लेस वेयर पीपल कुड शो ऑफ देयर वेल्थ। हाँ, ये तब जाते हैं जहां इन्हें अगर लगता है कि हमें अपनी वेल्थ को क्या करना हो, शो ऑफ करना हो, तभी जाकर के ये बाहर
खाते हैं, अदरवाइज नहीं खाते हैं। बाय द 20th सेंचुरी, जैसे जैसे 20th सेंचुरी आई, देखो इससे पहले इसने 17 सेंचुरी की बात की जहां लोग बाहर जाके खाते थे, फिर इसने 18 सेंचुरी की बात की कि धीरे धीरे लोगों ने कम कर दिया, और अब ये 20th सेंचुरी की बात कर रहा है कि हाउएवर कुकिंग एट होम वाज बिकमिंग इवन ईजियर, कि धीरे धीरे अब जो कुकिंग है वो घर में ज्यादा आसान होती जा रही है। एवरेज हाउस साइजेस ग्रू, क्योंकि लोगों के जो घर के साइज है वो बड़े होते जा रहे हैं, और कई अप्लायंसेस जैसे फूड प्रोसेसर जो है और डिश वॉशर जो है वो आजकल लोग यूज करने लग गए। फूड प्रोसेसर आपकी फूड प्रिपरेशन को रिड्यूस करता है, और जो आपका डिश वॉशर है वो आपके बर्तन वगैरह क्लीन अप करने का काम कर देता है। डाइनिंग आउट बिकेम रिलेटिवली मोर एक्सपेंसिव, और आजकल ऐसा हो गया कि बाहर खाना खाना जो है वो क्या हो गया है, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो गया है। एंड येट अ फ्यू इकोनॉमिक चेंजेस इंश्योर्ड दैट डिमांड फॉर रेस्टोरेंट्स ग्रू डिस्पाइट राइजिंग प्राइसेस। लेकिन ये कह रहा है कि लेकिन फिर भी इतने पैसे की बढ़ोतरी होने के बाद, इतनी प्राइस हाई होने के बाद भी जो लोग हैं वो अभी भी क्या डिमांड करते हैं, रेस्टोरेंट्स की डिमांड करते हैं। नेक्स्ट ये बात कर रहा है वन ऑफ देम इज, और ऐसा कौन कौन सी चीजें हैं जो डिमांड करती हैं, उसमें पहली चीज आती है इमाइग्रेशन। ओवर द लास्ट सेंचुरी, अगर हम लास्ट सेंचुरी से अब तक का देखें, तो जो नेट फ्लो है माइग्रेंट्स का इनटू रिच कंट्रीज, वो रिच कंट्रीज में ज्यादा होता जा रहा है रिलेटिव टू पॉपुलेशन मोर देन क्वाड्रपल, और हमारी पॉपुलेशन का 4 गुना होता जा रहा है। स्टार्टिंग अ रेस्टोरेंट इज अ गुड करियर, एक रेस्टोरेंट को स्टार्ट करना एक अच्छा करियर है नए अराइवल्स के लिए। मूव फॉर न्यू अराइवल्स, यानी कि जो नए नए लोग आ रहे हैं उनके लिए रेस्टोरेंट बेटर ऑप्शन है आपकी, किसके लिए, एक एम्प्लॉयमेंट के लिए। माइग्रेंट्स ऑल्सो टेंड टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ एन एरियाज रेस्टोरेंट, जो माइग्रेंट्स है वो भी क्वालिटी इंप्रूव करते हैं रेस्टोरेंट्स की। अनदर फैक्टर ये है वर्किंग पैटर्न चेंज हो रहा है। हिस्टोरिकली पुअर पीपल हैव टेंडेड टू वर्क लॉन्ग आवर्स देन रिच वंस, जो गरीब लोग हैं वो बल्कि ज्यादा घंटे काम करते हैं रिच वन से। लेकिन जो लेटर हाफ है 20th सेंचुरी में became true. The upshot was that the people with the most money to spend on dining out increasing needed it most since they had less free time. क्योंकि इनके पास कम समय होता है, इसलिए ये जो लोग हैं, ये फ्री टाइम कम है ना, तो ये लोग जो है वो बाहर जाकर खाना ज्यादा पसंद करते हैं। चलिए नेक्स्ट बोल रहा है पेंडेमिक हैज लेड टू, ये जो कोविड-19 आया था, मतलब ये जो इस पेंडेमिक की बात कर रहा है, हैज लेड टू मेनी पीपल बाइंग मोर टेक आउट देन बिफोर, यानी ये बोल रहा है कई लोग जो है वो बाहर का खरीदना ज्यादा करने लगे हैं फेवर इस पेंडेमिक के बाद। वाइल अदर्स हैव न्यू फाउंड लविंग ऑफ कुकिंग, जबकि इस पेंडेमिक में कई जने जो हैं उन्होंने घर पर जो है कुकिंग करना पसंद किया, यानी घर पर बनाना पसंद किया। दैट मीन्स दैट स्टिल फर्दर फ्रॉम द यूटिलिटेरियन मॉडल ऑफ 18th सेंचुरी एंड बिफोर, एंड इंस्टेंट डबलिंग डाउन ऑन व्हाट दे डू बेस्ट, ऑफरिंग दोज हु नीड टू ईट अ टेस्ट ऑफ रोमांस, ग्लैमर एंड लव। ये कह रहे हैं लेकिन आप फिर भी जो लोग हैं वो डबल डाउन करने के लिए, क्या डबल डाउन करने के लिए, टेस्ट ऑफ रोमांस, ग्लैमर एंड लव, इस वजह से जो है वो बाहर जाके खाना पसंद करते हैं। तो बेसिकली ये जो था हमारा कॉम्प्रीहेंशन था जो रेस्टोरेंट्स पर बेस्ड था, और इसने मुझे बताया कि कोविड-19 से पहले एक रेस्टोरेंट्स की क्या सिचुएशन थी, कोविड-19 के बाद क्या सिचुएशन है, और इनफैक्ट इसने मुझे 17th सेंचुरी में क्या था, 18th में क्या था, 19 में क्या था और 20 में क्या था, वो चेंजेस भी इसने मुझे बताए हैं। अब उस पर बेस्ड अपन आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पेंडेमिक का क्या इफेक्ट था रेस्टोरेंट्स पर, जो मेंशन किया गया है ऑथर के द्वारा। ना ये बेसिकली मुझसे इफेक्ट पूछ रहा है पेंडेमिक का। तो अगर आप फर्स्ट पैराग्राफ पे जाए ना और पहली लाइन ही पढ़े, तो ये कह रहा है The onset of COVID-19 has brought to a halt an astonishing expansion of restaurant observed in the past decade. But being deprived of restaurant has made people realize how much they value them. ये इफेक्ट है जो ये मुझसे बोल रहा है, और ये इफेक्ट जो है ना ये मुझे बता रहा है कि जो लोग हैं उन्होंने बाहर जाके खाना खाना जो है वो स्टार्ट कर दिया था। तो ये रहा द पीरियड ड्यूरिंग द पेंडेमिक लेड टू अ स्टॉप इन द ग्रोथ ऑफ रेस्टोरेंट, मतलब इस पेंडेमिक से पहले 17th सेंचुरी में लोग बाहर जाके खाते थे, इसने बताया भी था ना, घर में खाना खाना बल्कि महंगा पड़ता था। लेकिन इस पेंडेमिक के बाद जो है वो रेस्टोरेंट की ग्रोथ जो है वो क्या हो गई है, कम हो गई है, जैसा कि इसे मुझे बताया। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन कह रहा है व्हाट कंपेल्ड रिच पीपल टू स्टार्ट ईटिंग आउट, क्या था कि जो रिच लोग हैं उन्होंने बाहर जो है वो खाना खाना स्टार्ट कर दिया था, या ये लोग बाहर जो है खाना खाने जाने लगे थे, क्या चाहते थे ये, क्यों जाते थे ये। तो इसकी जो बात है ये इसने मेरे से यहाँ पर की थी सेकेंड पैराग्राफ में। देखिए आप, इसने मुझे कहा था यहाँ पर कि
People have long fasted outside. Today, dining out is seen an indulgence, but cheapest way for most. फिर इसने देखो मेरे से यहाँ पे ये बोली थी बात कि जो डाइनिंग है रिच पीपल की, वो शो ऑफ करने के लिए, ये रहा देखिए आप, ईटिंग आउट बिकेम लेस ऑफ अ कम्युनल एक्टिविटी फोकस्ड ऑन कैलोरी इनटेक, और जो पीपल हैं कुड शो ऑफ देयर वेल्थ, यानी ये जो अपनी वेल्थ है वो शो ऑफ कर सकते हैं। दूसरी बात ये कह रहा है बाय द 18th सेंचुरी कैपिटलिज्म टुक ऑफ, कैपिटलिज्म भी आ गई थी, तो जो लोग हैं वो क्या हो गए थे, सिर्फ पैसा दिखाने के लिए बाहर जाके खाना खाना शुरू कर चुके थे। तो देखो ये रहा राइस ऑफ कैपिटलिज्म, ये भी बिल्कुल सही था, और दूसरा शो ऑफ करने के लिए, यानी बी और सी दोनों ही ऑप्शन सही हैं। तो माय राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद है ये लाइंस आपको मिल गई होंगी। नेक्स्ट बात कर रहा है कि अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाई डिड पीपल प्रेफर ईटिंग आउट, 17th सेंचुरी से पहले लोगों ने बाहर खाना प्रेफर क्यों किया था? तो इन्होंने बोला था ना, क्योंकि उस टाइम पर जो खाना था वो अंदर, घर के अंदर बनाना बल्कि महंगा था, इसलिए जो लोग थे वो बाहर जाकर खाना खाते थे। तो देखो ईटिंग एट रेस्टोरेंट वॉज चीपर फॉर पीपल देन कुकिंग फूड, यानी कि क्योंकि वुड और पीट का ज्यादा यूज चाहिए होता था ना, तो इसलिए कुकिंग फूड ज्यादा महंगा पड़ता था और बाहर जाके खाना खाना सस्ता पड़ता था 17th सेंचुरी में, इसलिए लोग बाहर जाके खाना पसंद करते थे। What conundrum does the author present against the growth of restaurants the past century? ये कह रहे हैं कि पास्ट सेंचुरी से क्या रीजन था कि जो ऑथर है उन्होंने मुझे बताया है कि उन्होंने प्रेजेंट किया है इसके अंदर कि जो ग्रोथ है रेस्टोरेंट की वो कैसे कैसे बड़ी है या क्या चेंजेस उन ग्रोथ में आए हैं। तो जरा अगर हम इसके बारे में बात करें कि इन्होंने मुझे कहा था कि जो ग्रोथ है रेस्टोरेंट्स की वो क्या होती जा रही है, सस्ती होती जा रही है, और मोर ज्यादा क्या होती जा रही है, कन्वीनियंट होती जा रही है। पास्ट सेंचुरी की मुझसे बात कर रहे हैं, तो क्या बोल रहे हैं, द ग्रोथ ऑफ रेस्टोरेंट डिस्पाइट कुकिंग बिकेम चीपर एंड मोर कन्वीनियंट। ये अगेन इन्होंने मुझे जो है वो पैराग्राफ नंबर, मतलब स्टार्टिंग का जो पैराग्राफ है ना 17th सेंचुरी में इन्होंने मेरे से बात की थी कि जो ग्रोथ है रेस्टोरेंट्स की वो बल्कि ज्यादा चीपर है किसके, और कन्वीनियंट भी है बाहर जाकर खाने के। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हाउ डज माइग्रेंट्स कैसे कंट्रीब्यूट करते रेस्टोरेंट को, तो पूरा का पूरा एक पैराग्राफ है जो उन्होंने मुझसे माइग्रेशंस के बारे में बोला था कि जो माइग्रेशंस यहाँ आते हैं, इनफैक्ट उसने कहा था 4 गुना जो है वो बाहर जाकर के खाना पसंद करते हैं, ताकि जो रेस्टोरेंट्स उनके लिए एक बेटर ऑप्शन है रेस्टोरेंट खोलना। देखिए इन्होंने मुझसे यहाँ बोला था, ये रहा कि इन्होंने कहा था स्टार्टिंग अ रेस्टोरेंट जो है वो उनके लिए गुड करियर हो सकता है न्यू अराइवल्स के लिए। न्यू अराइवल्स कौन है, जो ये माइग्रेंट्स आए हैं यहाँ आकर रहना स्टार्ट किए हैं। तो ये रहा मतलब अगर मैं इसमें बात करूं, क्योंकि इनके लिए एक अच्छा ऑप्शन है, तो अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ द माइग्रेंट पॉपुलेशन स्टार्टेड, इन्होंने क्या स्टार्ट किया था, रेस्टोरेंट कंट्रीज में आने के बाद, क्योंकि इन्हें क्या लगा था, एक बेटर ऑप्शन लगा था, एक बेटर अपॉर्चुनिटी लगी थी, बेटर एम्प्लॉयमेंट लगा था, तो इसलिए इन्होंने रेस्टोरेंट स्टार्ट करना जो है वो, मतलब खोलना जो है वो स्टार्ट किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहा है कि अकॉर्डिंग टू द पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग द इन्फ्लुएंस ऑफ चेंजिंग वर्क पैटर्न इन द पास्ट सेंचुरी, यानी कि पास्ट सेंचुरी में क्या चेंजेस उन्होंने लेकर आए थे। तो देखिए बेसिकली इन्होंने मुझे कहा था कि जो पीपल अर्निंग मोर ऑफन हैड लेस टाइम टू कुक फूड एट होम, जो ज्यादा पैसा कमाते हैं उनके पास समय कम होता है घर पे खाना बनाने के लिए। ये देखिए बेसिकली इन्होंने मेरे से लास्ट पैसेज में बात की थी कि इनके पास टाइम होता है कम। ये रहा, द अपशॉट वाज दैट द पीपल विद मोस्ट मनी, ये लाइन है ना, टू स्पेंड ऑन डाइनिंग आउट इंक्रीजिंगली नीडेड इट मोस्ट। क्यों? क्योंकि दे हैड लेस फ्री टाइम, क्योंकि उनके पास फ्री टाइम जो होता था वो कैसा होता था, कम होता था। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये मुझसे पूछ रहा है कि फिल इन द ब्लैंक में कौन सा वर्ड आएगा। तो पहले तो हम ब्लैंक की लाइन देखें कि ब्लैंक की लाइन क्या है। ब्लैंक की लाइन मुझसे कह रही है द पैंडेमिक हैज लेड टू मेनी पीपल बाइंग मोर टेक आउट, यानी ये जो पैंडेमिक है इसने बहुत लोगों को बाइंग आउट बाहर करने के लिए बोला है देन बिफोर, व्हाइल अदर्स हैव अ न्यू फाउंड ऑफ कुकिंग, जबकि नए लोगों को कुकिंग करने का शौक चढ़ा है। दैट मीन्स, इसका मतलब दैट स्टिल फर्दर फ्रॉम द यूटिलिटेरियन मॉडल ऑफ 18th सेंचुरी, यानी 18th सेंचुरी से अब तक, स्टिल फर्दर यानी अब तक, यानी ये बोल रहा है यहाँ पर कि द मेकिंग ऑफ, बोल सकते हैं ना, द मेकिंग ऑफ यानी बनना, तब से अब तक का इसका बनने की ये मुझसे बात कर रहा है, ठीक है। इनफैक्ट यहाँ पर हम देखें एक बार इस सेंटेंस को वापस देखते ही मुझसे क्या कह रहा है, द पेंडेमिक हैज लेड टू मेनी पीपल बाइंग मोर टेक आउट देन बिफोर व्हाइल अदर्स हैव अ न्यू फाउंड लव ऑफ कुकिंग, दैट मीन्स मेकिंग स्टिल फर्दर फ्रॉम द यूटिलिटेरियन मॉडल ऑफ द 18th सेंचुरी एंड बिफोर।
क्लियर होगी आपकी लाइन भी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मुझसे किस क्वेश्चन की डिमांड कर रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सिमिलर, फ्लो का मतलब होता है बहना, यानी ऐसी कोई भी चीज जिसको जो चल रही है, तो अगर वो चल रही है तो इम्प्लाई तो होगी नहीं, ऑब्स्ट्रक्शन बाधा भी नहीं है, डिडक्शन कमी होता है, इंक्रीज क्या होता है बढ़ना। फ्लो का मतलब होता है मूवमेंट, किसी भी चीज का चलना इज नोन, फ्लो ऑफ वाटर इज नोन एज व्हाट, मूवमेंट ऑफ वाटर, यानी वाटर इज नॉट स्टैटिक, रुका हुआ नहीं है, वो चल रहा है। तो किसी भी चीज का फ्लो होना यानी वो बहता हुआ है, वो एक जगह टिका हुआ नहीं है, है ना, यानी कि वो चीज जो है वो चलती हुई है, मोशन में है, मोटाइल है, तो यानी कि हम यहाँ पर मूवमेंट जो है वो इसका बेटर ऑप्शन देंगे। चलिए नेक्स्ट ही मुझसे बात कर रहा है अपशॉट का क्या मतलब होता है। नो बेसिकली अपशॉट को अगर मैं इस लाइन के अंदर पढ़ू ना, तो इस लाइन में जो अपशॉट मुझे वर्ड बोल रहा है, ये देखिए लास्ट लाइन थी ये, द अपशॉट वाज दैट पीपल विद द मोस्ट मनी। अपशॉट यानी किसी भी चीज में चेंजेस आना, किसी भी चीज का रिजल्ट आना। ये क्या कह रहा है कि जिनके पास ज्यादा लोग पैसा होता था वो लोग बाहर जाना पसंद करते थे, तो जिनके पास ज्यादा पैसा होता था, ये रीजन है। और इसका आंसर क्या है कि वो, इसका रिजल्ट क्या है कि लोग बाहर जाकर खाते थे। तो अपशॉट यानी कि ये मुझसे रिजल्ट की बात कर रहा है कि जिनके पास ज्यादा पैसा होता था वो बाहर जाकर खाते थे। रिजल्ट के लिए हम रिमाइंडर वर्ड तो बोलेंगे नहीं, हिस्ट्री भी नहीं बोलेंगे, रिक्वायरमेंट भी नहीं बोलेंगे और कंडीशन भी नहीं बोलेंगे। रिजल्ट के लिए क्या बोलते हैं हम, कॉन्सिक्वेंस, यानी कॉन्सिक्वेंस क्या आता है उसका, रिजल्ट क्या आता है, जिनके पास ज्यादा पैसा है वो बाहर जाकर खाना खाना पसंद करेंगे। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे लिए क्लोज टेस्ट है। अगेन एक बार आप वीडियो को स्टॉप करके और इस क्लोज टेस्ट को जरा पढ़ने की कोशिश करें। बाय ऑप्शन आपको क्लोज टेस्ट करना है। फ्रेंड्स क्लोज टेस्ट कैसे अटेम्प्ट करते हैं, एक बार के लिए आप क्लोज टेस्ट को रीड आउट कर लो, है ना, आपको ऑप्शन नहीं लगाने, जस्ट आप रीड आउट कर लो ताकि आपको ये पता चले कि अगेन ये क्लोज टेस्ट किस बारे में है। दूसरी बात, जब आप क्लोज टेस्ट रीड आउट करें तो आप टेंस का भी विशेष ध्यान रखें कि बेसिकली इसके अंदर टेंस ज्यादातर कौन सा यूज हो रहा है। तो उम्मीद है आपने क्लोज टेस्ट पढ़ लिया होगा। चलिए बात करते हैं क्या कह रहा है ये मुझसे। इटालियन क्विजाइन यानी इटालियन की खाने की बात कर रहा है, रिनाउंड वर्ल्ड वाइड, जो कि अब पूरी दुनिया में फेमस है, डैश अ रिच टैप्सरी ऑफ फ्लेवर्स, यानी कि वो कई सारे फ्लेवर्स की क्या करता है, एंड वन आइकनिक डिश दैट, और एक आइकनिक डिश की मुझसे बात कर रहा है। तो इटालियन क्विजाइन जो पूरे वर्ल्ड वाइड फेमस है, वो मुझसे फ्लेवर्स की किसकी होने की बात कर रहा है ना। अगर मैं बाय ऑप्शन जाऊं तो पहले तो मुझे ऑप्शन के मीनिंग आने चाहिए। वन ऑफ द फेवरेट चीज ही यही होती है बैंकिंग में कि अगर आपको मैक्सिमम ऑप्शन के मीनिंग आते हैं तो आपके लिए वो क्वेश्चन करना क्वाइट इजी हो जाता है। तो चलिए देखते हैं अपन यहाँ पर मीनिंग। अगर मैं फ्राइट वर्ड देखूं तो फ्राइट का मतलब होता है फ्राइटेंड, यानी कि डर, है ना। तो यहाँ पर आप टैप्सरी ऑफ फ्लेवर के डर की बात तो कर नहीं रहे क्योंकि आप पॉजिटिव स्टेटमेंट बोल रहे हो ना। अगर मैं बात करूं स्प्रिंट की क्या मतलब होता है, तो स्प्रिंट का मतलब होता है किसी भी चीज, जैसे स्प्रिंग, है ना, वहां से ये वर्ड आया, यानी किसी भी चीज का बहुत तेज तरीके से बहना, फ्लो करना, वो कहलाता है स्प्रिंट। तो यहाँ फ्लो की भी बात नहीं है। प्रोड्यूस का मतलब होता है पैदा होना, ये उसकी भी बात, प्रोडक्शन से, है ना, किसी भी चीज का उत्पादन इज प्रोड्यूस। रंबल भी इसका आंसर नहीं है क्योंकि रंबल का मतलब होता है किसी भी चीज का घूमना, या तो ना घुमावदार को भी रंबल कहते हैं। और एक ना रंबल वर्ड साउंड के लिए भी यूज होता है, जब किसी की बहुत तेज आवाज आती है ना तब भी हम रंबल वर्ड कहते हैं। और पोस्ट का मतलब होता है किसी चीज का शो ऑफ करना, यानी कि ढींगे हाँकना, है ना। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि ये जो फ्लेवर्स हैं इनका क्या होता है, शो ऑफ होता है, तभी तो ये रिनाउंड हुई है। तो माय राइट आंसर इज बोस्ट अ रिच टैप्सरी ऑफ फ्लेवर्स and one iconic dish that dash this culinary excellence is the classical, ये मेरे से एक डिश की बात कर रहा है, स्पैगेटी बोलोग्नीज। तो ये कह रहा है कि वन आइकनिक डिश दैट, एक ऐसी आइकनिक डिश जो कि क्या लेकर के बैठी हुई है, एक्सेलेंस, किस का डिश का नाम है, पर ये जो डिश है ये क्या लेके बैठी है, एक्सेलेंस ना। रप्चर तो खराब होना होता है ना, ब्रेक मतलब टूटना होता है, फेड मतलब होता है धुंधला हो जाना ना, कहते हैं ना कलर इसका क्या हो गया फ्रेंड्स, फेड हो गया है, तो फेड इज धुंधला हो जाना। और नेक्स्ट अगर हम बात करें तो दिस वर्ड इज प्यूटर ना। प्यूटर का मतलब क्या होता है, कहीं पर भी जैसे बॉम्ब वगैरह फटता है ना तो जो उसकी आवाज आती है बॉम्ब वगैरह फटने की, तो जब हम किसी की भी फटने की बहुत लगातार आवाज आए, मतलब कहीं पर बॉम्ब फटना स्टार्ट हुआ, फटे ही जा रहा है, फटे ही जा रहा है, वो कहलाता है स्प्यूटर, यानी एक्सप्लोसिव साउंड जो लगातार आती जाए। तो यहाँ पर इससे भी इसका सेंस नहीं, यहाँ साउंड कहाँ से आ गई, और वो भी एक्सप्लोसिव साउंड। तो ये कह रहा है एक ऐसी डिश जो एम्बॉडीज करती है कलनरी एक्सीलेंस को। एम्बॉडी का मतलब होता है घेरना, लेके बैठना, है ना, यानी ये एक्सीलेंस जो है वो लेके बैठी है, तभी वो आइकॉनिक डिश है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं। ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द सिटी ऑफ बोलोगना, यानी कहां से, क्योंकि बोलोगना से ओरिजिनेट हुई है इसलिए इसका नाम ही क्या है, स्पैगेटी बोलोगनीज। दिस सेवरी मास्टरपीस फीचर्स एल डेंटे पास्ता, है ना, डैश इन अ लशियस
स्लो कुक्ड, यानी कि ये जो डिश है ये मास्टरपीस है, जिसके अंदर फीचर्स हैं किसके, एल डेंटी पास्ता के, डैश इन अ लशियस। अब ये जो है वो लशियस स्लो कुक्ड रगू सॉस में क्या होती है, लिपटी हुई होती है। तो अगर ये इसमें लिपटी हुई होती है तो बेयर्ड होगा नहीं, स्ट्रिप्ड होगा नहीं, एक्सपोज तो उजागर होता है, विस्पर मतलब होता है फुसफुसाना, तो ये होता है घिरा हुआ रहना, यानी एनवलप होना। एनवलप है मतलब ये लशियस स्लो कुक्ड से बंधी हुई है, चिपकी हुई है। द सॉस अ हार्मोनियस, फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट की बात करते हैं। द सॉस अ हार्मोनियस ब्लेंड ऑफ टमाटोज, यानी ये जो सॉस है ये किससे ब्लेंड हुआ है, टमाटो का बना हुआ है। ग्राउंड मीट है इसमें, अनियंस है, एंड अरोमिक, एरोमेटिक हर्ब्स का मतलब होता है प्लांट्स ऐसे जिनके अंदर यानी खुशबू आती हो। डैश अ सिम्फनी ऑफ टेस्ट, जो क्या देता है एक मुझसे, ये डिस्ट्रॉय तो करता नहीं है, लिमिट भी नहीं करता, डैम्पन भी नहीं करता, रिप्रेस मतलब भी कम होना होता है, ये क्रिएट करता है। क्या क्रिएट करता है ये, एक सिम्फनी ऑफ टेस्ट को, दैट टिंगल्स द पैलेट। गार्निश्ड विद, अब आप इसको ऊपर से किससे गार्निश करेंगे, गार्निश्ड विद फ्रेशली ग्रेटेड पामसीन चीज, यानी आप चीज से इसे गार्निश करेंगे। द डिश कैप्चर्स द एसेंस ऑफ इटलीज कलनरी हेरिटेज, जो कि बेसिकली इटली के हेरिटेज को दिखाता है। सर्व्ड विद द साइड ऑफ, अब आप इसे सर्व्ड किससे करेंगे, साइड में क्रस्टी ब्रेड रखेंगे और ग्लास ऑफ रेड वाइन, यानी कि विद द डिश इस पास्ता के साथ आप क्रस्टी ब्रेड और रेड वाइन भी रखेंगे। इट डैश अ गेस्ट्रोनॉमिक एक्सपीरियंस, ये कैसा एक्सपीरियंस देगा, एक गेस्ट्रोनॉमिक एक्सपीरियंस देगा। तो ये देने की बात कर रहा है, क्योंकि गेस्ट्रोनॉमिक एक्सपीरियंस देने की बात कर रहा है तो डिमिनिश तो कम होता है, कंजर्व बचा कर रखना होता है, रिस्क होगा नहीं, इम्पैरल भी नहीं होगा, तो देने के लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं, डिलीवर्स। तो अगेन ये जो क्लोज था ये बेसिकली एक डिश पर बेस्ड था, एक इटालियन डिश पर बेस्ड था, क्वाइट इजी था, मतलब इस क्लोज टेस्ट में जो ऑप्शंस थे वो भी इतने टफ नहीं थे, यूजुअली आपको इन सबके मीनिंग्स आते थे। चलिए नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, ये कुछ क्वेश्चंस मिस स्पेल्ड के हैं जो कि पूछने जा रहे हैं, और जो बोल्ड वर्ड्स आपको दिख रहे हैं इनमें आपको जो मिस स्पेल्ड है वो बतानी है। नाउ इंजॉइंग की स्पेलिंग फ्रेंड्स बिल्कुल सही लिखी है, तो इंजॉइंग सही है मेरा, टाइमलेस की स्पेलिंग भी सही लिखी है, और आर्किटेक्चर भी स्पेलिंग सही है, लेकिन जो वंडर की स्पेलिंग है वो गलत लिखी है, क्योंकि वंडर का मतलब सरप्राइज होता है और इसकी स्पेलिंग जो होती है वो होती है डब्ल्यू। तो माय राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, जिसकी स्पेलिंग जो है वो क्या है, गलत है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन मिस स्पेल्ड का है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, बिल्कुल इसकी स्पेलिंग सही है। नेक्स्ट ऑडियंस की जो स्पेलिंग है यही गलत है, स्लेट की स्पेलिंग भी सही है, और इल्यूजनरी की स्पेलिंग भी बिल्कुल सही है। तो अगर मैं इस क्वेश्चन में बात करूं तो मेरे लिए ऑडियंस की मैम क्या स्पेलिंग होती है वो थोड़ा अपन बात करते हैं। तो ऑडियंस की स्पेलिंग में AUDIENCE आता है, इट्स नॉट ANCE, इट्स ENCE। माय राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट चलते हैं, द कंपनीज लेटेस्ट, कंपनीज बिल्कुल सही है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, नाउ टेक्नोलॉजी की स्पेलिंग साफ साफ गलत दिख रही है, टेक्नोलॉजी की राइट स्पेलिंग यानी ओ नहीं आएगा, इट्स TECHNOLOGY, ये होती है टेक्नोलॉजी की स्पेलिंग। नाउ रेवोल्यूशनराइज की स्पेलिंग भी सही है, और अनइमेजिनेबल की स्पेलिंग भी बिल्कुल सही है। तो फ्रेंड्स ये जो एक सेट था ये था एसबीआई का, एसबीआई क्लर्क से रिलेटेड ये एक मॉक पेपर था, और हम इस तरीके से और मॉक भी लेकर आएंगे ताकि ये जो एसबीआई क्लर्क का पेपर आ रहा है इसमें इंग्लिश का जो स्कोर कार्ड है ये आपका बहुत हाई लेवल पर हो, बहुत पीक पर हो, और आप इंग्लिश में 25 प्लस जो है वो अटेम्प्ट कर पाए। इसी उम्मीद के साथ नेक्स्ट पेपर में फिर आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए दोस्तों राधे राधे, जय हिंद, जय भारत।